ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अमेरिका और ईरान के रिश्तों में हमेशा से कड़वाहट रही है, लेकिन अब इसमें बड़ा मोड़ आया है। ट्रंप सत्ता संभालने के बाद ईरान से रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन शर्त है कि ईरान परमाणु संपन्न ना हो। और इसी आधार पर ट्रंप ने ईरान को बातचीत के लिए बुलाया है। पहले दौर की वार्ता ओमान की राजधानी मस्कट में हुई, जिसे दोनों पक्षों ने रचनात्मक बताया है। बताया जा रहा है कि अब अगले दौर की वार्ता रोम में होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर शनिवार को हुई पहले दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्ष अगले चरण की बातचीत की तैयारियों में जुट गए हैं। ईयू की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे नीदरलैंड के विदेश मंत्री ने कहा कि अगले दौर की वार्ता इटली की राजधानी रोम में होगी। इसके अलावा दो राजनयिक सूत्रों ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि दूसरे चरण की बातचीत शनिवार यानी 19 अप्रैल को रोम में होगी। इसे वार्ता की कूटनीतिक रूपरेखा को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम के तौर पर देखा जा रहा है। 17-18 अप्रैल को ट्रंप के साथ बातचीत के लिए इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी वाशिंगटन में होंगी। तो क्या ट्रंप इस वार्ता में इटली को भी जगह देना चाहते हैं? दरअसल वाशिंगटन चाहता है कि ओमान इसकी मध्यस्थता जरूर करे, लेकिन वार्ता अप्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष हो और इसका कोई हल निकले। पहले चरण की वार्ता शनिवार को ओमान की राजधानी मस्कत में हुई थी, जिसे दोनों पक्षों ने सकारात्मक बताया था। मस्कत के विदेश मंत्री ने बातचीत की मध्यस्थता की। इस उच्च स्तरीय बैठक की अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और ईरान की ओर से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने नेतृत्व किया। दोनों पक्षों के प्रतिनिधि एक ही इमारत के अलग अलग कमरों में बैठे और ओमान के विदेश मंत्री बदर अल बुदैसी ने दोनों का संदेश एक दूसरे को पहुंचाया। बताया जा रहा है कि बैठक समाप्त होने के बाद दोनों अधिकारियों ने मुलाकात भी की। खबरों में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने भी ईरान के परमाणु मुद्दे पर चर्चा की थी। अब दूसरे दौर की वार्ता से पहले ईरान के विदेश मंत्री मॉस्को का दौरा कर रूसी अधिकारियों के साथ मस्कत वार्ता से संबंधित चर्चा करेंगे। मॉस्को 2015 के परमाणु समझौते का एक पक्ष था और तेहरान के असैन्य परमाणु कार्यक्रम के अधिकार का समर्थन करता है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र परमाणु एजेंसी के प्रमुख बुधवार को ईरान का दौरा करेंगे। आईएईए ने ही साल 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच हुए परमाणु समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि साल 2018 में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में अमेरिका इस डील से पीछे हट गया था। इस समझौते के तहत ईरान को आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ राहत मिली और उसकी दुनिया भर में जब्त संपत्तियों को मुक्त कर दिया गया। बदले में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन को 3.67% तक सीमित किया। हालांकि समझौता टूटने के बाद फिर से ईरान पर प्रतिबंध लागू हो गए। तो अलग अलग दौर की बातचीत अब यहां पर लगातार देखने को मिल रही है। ऐसे में क्या कुछ चल रहा है, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और किस तरह से आने वाले समय में इससे एक बड़े बदलाव की जो तस्वीर है वो पेश होती हुई नजर आएगी, इसी पर चर्चा करते हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर हर्षवर्धन, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि इस बातचीत को अगर हम देखें, इस पूरी वार्ता को देखें, तो क्या मंशा इसके पीछे की सबसे बड़ी नजर आ रही है और किस तरह से इससे इन दोनों देशों को फायदा मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, जो ट्रम्प हैं वो तो उन्होंने ये बात शुरू से कही थी अपने सेकंड टर्म में कि ईरान किसी भी तरह से एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनना चाहिए। उन्होंने ये दावा बार बार किया है कि हमारे रहते ईरान न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं बनेगा। अभी जब बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने दौरे पर थे वाशिंगटन में, तो दोनों ने इस बात का फिर से जिक्र किया। तो कहीं पर ट्रम्प के लिए ये ज़रूरी है कि वो ईरान को किसी भी तरह से एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर रोकें। और ये आपको याद होगा, उन्होंने जब JCPOA से जो न्यूक्लियर डील थी, ट्रीटी थी, जिसको ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने साइन किया था ईरान के साथ, जब ट्रम्प पहली बार सत्ता में आए थे वो उससे बाहर हो गए थे। और उससे आने के बाद से उन्होंने ये बात लगातार कही है कि वो एक बहुत मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सैंक्शंस हैं, जिसमें आइसोलेशन है, जिसमें कि मिलिट्री थ्रेट्स हैं, कोअर्शन है, और एक ये कि वो उसका जो परमाणु जो प्रोग्राम है उसको रोका जाए। ईरान के लिए तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। ईरान की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है। ईरान चाहता है कि जो सैंक्शंस उस पर लगे हैं वो कमज़ोर हों, ईरान फिर से ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन पाए। और ईरान में एक जहाँ पर परमाणु जो वेपन्स हैं उनको एक नेशनल रिसोर्स के तौर पर देखा जाता है, लेकिन प्रैग्मेटिकली जो कॉस्ट्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं। तो ईरान के लिए अगर किसी भी प्रकार का समझौता होता है अमेरिका के साथ,
तो वो उसके लिए काफ़ी फलदायी होगा। सवाल ये है कि क्या दोनों एक तरह से किसी मिडल ग्राउंड पर मीट कर पाएंगे? अभी तक नहीं लगता, क्योंकि ईरान ने बात स्पष्ट कर दी है कि वो अपने परमाणु हथियारों की जो कैपेबिलिटी है उसको कम नहीं करेगा। और ट्रम्प का जो मेन मकसद है वो ये है कि वो परमाणु जो कैपेबिलिटी है उसको खत्म किया जाए। बिल्कुल। और ये दुनिया में अपनी पावर को भी दिखाना चाहता है अमेरिका, इसलिए भी इसको साफ तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में जो आर्थिक स्थिति है अभी जो हम देखें, तो क्या आर्थिक नीतियों पर भी एक बड़े बदलाव की बड़ी तस्वीर यहाँ से पेश हो सकती है? क्या इन सब वार्ताओं से जो ईरान है उसकी आर्थिक नीतियों में भी कुछ परिवर्तन आएगा? देखिए, कोशिश तो यही है कि अगर ईरान कहीं पर एक नई परमाणु नीति बनाता है, अपनी अपनी जो एम्बिशंस हैं उनको कम करता है, तो उसमें अमेरिका और पश्चिमी देश ईरान का समर्थन करने के लिए तैयार बताए जाते हैं। लेकिन ईरान के अंदरूनी जो अपनी फॉल्ट लाइन्स हैं, वहाँ पर हार्डलाइनर्स और मॉडरेट्स के बीच में जो फॉल्ट लाइन्स हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। तो बहुत मुश्किल है ये कि इस तरह का कोई एक प्रयोग हो जिसमें कि ईरान जो अमेरिका डिमांड कर रहा है, कंप्लीट सेसेशन ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज, वो कर पाए। तो उसमें मुझे लगता है ईरान जो अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाना चाह रहा है, लेकिन उसको ये पता है कि जब तक आर्थिक सशक्तता नहीं है वो तब तक नहीं कर पाएगा। और इसीलिए वो उसके संबंध रूस के साथ, चीन के साथ बेहतर होते जा रहे हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका का या पश्चिमी देशों के खिलाफ खड़ा होना है तो रूस और चीन उसके लिए इंपॉर्टेंट पार्टनर सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन रूस और चीन मिलकर भी ईरान को वो इकोनॉमिक पावर नहीं दे सकते जो पश्चिमी देश दे सकते हैं। तो इसीलिए नेगोशिएशंस के लिए ईरान तैयार दिखता है, लेकिन क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। बिल्कुल। और दुनिया पर क्या प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि वार्ता काफी महत्वपूर्ण है और इसमें जो साफ तौर पर न्यूक्लियर डील को लेकर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया पर तो छाप छोड़ेगी। तो क्या वहां पर पूरी दुनिया पर क्या असर इसका नजर आ सकता है आने वाले दिनों में? देखिए, जो ईरान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है, ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, उसको लेकर बहुत बड़ी समस्या मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। अगर आप देखें तो इजराइल तो इसको पूरी तरह से नकारता है। इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ईरान के पास आए, और बाकी जो खाड़ी के अरब देश हैं वो भी नहीं चाहते हैं। तो अगर आप यूएई या सऊदी अरब को देखें, जो बड़े देश हैं, खाड़ी के अरब देश हैं, वो नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर कैपेबल पावर बने, क्योंकि उससे मिडिल ईस्ट का बैलेंस ऑफ पावर टिल्ट होने की संभावना बन जाती है। तो कहीं पर ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर इसको कंट्रोल किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है, अगर ट्रंप इसमें सक्सेसफुल होते हैं तो एक तरह से बड़ा मैसेज जाएगा कि जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसके खिलाफ अमेरिका की प्रतिबद्धता बनी हुई है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में प्रोलिफरेशन नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता कि इसको आगे बढ़े न्यूक्लियर कैपेबिलिटी मिडिल ईस्ट में। लेकिन अगर अमेरिका इसमें नहीं कामयाब हो पाता है तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो एक तरह से ट्रंप ने खुद ही कह दिया है कि अगर ईरान अपनी कैपेबिलिटीज को कंट्रोल नहीं करता है तो वॉर हमेशा ही एक ऑप्शन है। तो एक जो वॉर क्लाउड्स हैं, युद्ध के जो बादल हैं वो मंडरा रहे हैं मिडिल ईस्ट पर, और उसका खतरा बना हुआ है। एक ऑलरेडी एक जो ग्लोबल इकोनॉमी है, जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो इतना फ्रेजाइल है, उस पर अगर आप युद्ध को ऐड कर दें ईरान और अमेरिका के बीच में, तो वो और ज़्यादा परेशानी वाला मुद्दा बन जाता है। निश्चित तौर पर इसकी जो परेशानियों का सबब है वो साफ तौर पर आने वाले समय में तो नजर आएगा ही, लेकिन ये वार्ताएं काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनसे ही कायाकल्प भी होता हुआ नजर आएगा और दोनों देशों के जो आपसी रिश्ते हैं वो कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन पंत जी, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।